जब हालात ने एक मासूम को अपराधी बना दिया, तब एक ईमानदार अफसर ने साबित किया कि न्याय केवल अमीरों का नहीं होता, गरीबों का भी होता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार है और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप भी जरूर कर दें। सूरज की तेज धूप में आरव अपनी 10 महीने की छोटी बहन को गोद में लिए खड़ा था। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर वह रोजाना की तरह भीख मांग रहा था। उसकी आंखों में वह चमक थी जो सिर्फ उन बच्चों में दिखती है जिन्होंने जिंदगी की कड़वाहट को बहुत जल्दी छक लिया हो। केवल 12 साल का आरव अपनी छोटी बहन का एकमात्र सहारा था। माता पिता की मृत्यु के बाद से वह अकेले इस दुनिया से लड़ रहा था। हर रोज सुबह से शाम तक वह इसी तरह खड़ा रहता, लोगों के आगे हाथ फैलाता और जो भी मिल जाता उससे दोनों भाई बहन का पेट भरने की कोशिश करता। गर्मी की वजह से उसका गला सूखा हुआ था, लेकिन पानी खरीदने के पैसे नहीं थे। फटी हुई कमीज और गंदी चप्पल पहने हुए वह हर आने जाने वाले से गुहार लगाता रहता। कभी कोई 2 रुपये दे देता, कभी कोई 5 रुपये और कभी कोई डांट कर भगा देता। आज भी वैसा ही दिन था, लेकिन दोपहर के वक्त अचानक उसकी छोटी बहन की सांस तेज हो गई। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया था और वह बार बार खांस रही थी। आरव की घबराहट बढ़ने लगी जब उसने महसूस किया कि बच्ची का शरीर बुखार से तप रहा था। छोटी बच्ची की आंखें बंद हो रही थीं और वह बेहोशी की हालत में पहुंच रही थी। आरव को समझ आ गया कि अब देर करने का वक्त नहीं था। उसने आसपास नजर दौड़ाई और एक महंगी कार से उतरते हुए एक अच्छे कपड़े पहने आदमी को देखा। वह व्यापारी लग रहा था, महंगे कपड़े पहने हुए, हाथ में कीमती घड़ी और चेहरे पर वह आत्मविश्वास था जो सिर्फ अमीर लोगों में दिखता है। उसके साथ एक चमकदार ब्रीफकेस था और वह किसी जल्दी में लग रहा था। आरव ने तुरंत फैसला किया कि यही उसका आखिरी मौका है। वह दौड़कर उस आदमी के पास गया और बिना कुछ सोचे उसके पैर पकड़ लिए। रास्ते में चलने वाले लोग रुककर तमाशा देखने लगे। कुछ लोग आरव को भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी। साहब, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। आरव की आवाज में वह बेचैनी थी जो सिर्फ एक भाई के दिल में अपनी बहन के लिए हो सकती है। मेरी छोटी बहन बहुत बीमार है, इसे डॉक्टर के पास ले जाना है, प्लीज कुछ पैसे दे दीजिए। व्यापारी ने गुस्से से अपने पैर छुड़ाने की कोशिश की। उसकी नजर अपनी कीमती घड़ी पर थी। वह किसी महत्वपूर्ण बैठक के लिए देर हो रहा था। अरे हट जा यहाँ से, मुझे देर हो रही है, उसने कहा। लेकिन आरव का पकड़ मजबूत था और छोटी बच्ची की हालत देखकर उसके अंदर कहीं दया जाग उठी। आसपास के लोग भी देख रहे थे और कुछ लोग व्यापारी से मदद करने को कह रहे थे। अरे यार, मेरे पास अभी नकद पैसे नहीं हैं। उसने अपना बटुआ देखा। वहाँ केवल 1000 रुपए थे, जो उसके लिए बहुत कम थे। लेकिन रुको, उसने अपनी चेक बुक निकाली और जल्दी जल्दी एक चेक लिखा। उसने सोचा कि यह बच्चा शायद चेक को भुनाने नहीं जा पाएगा, इसलिए उसने 50,000 रुपये का चेक लिख दिया। यह ले, इसमें 50,000 रुपये हैं। पास में ही राज्य बैंक है, वहाँ जाकर यह चेक भुनवा लेना और अपनी बहन का इलाज कराना। आरव ने वह चेक देखा जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने कभी इतनी बड़ी रकम के बारे में सोचा भी नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने व्यापारी के पैर छूकर धन्यवाद दिया। व्यापारी जल्दी जल्दी अपनी कार में बैठकर निकल गया और आरव अपनी बहन को कसकर गोद में लिए बैंक की तरफ दौड़ा। रास्ते में उसके मन में हजारों सपने आने लगे। वह सोच रहा था कि अब उसकी बहन ठीक हो जाएगी, उसे अच्छा खाना मिलेगा और शायद कुछ पैसे बचाकर वे दोनों एक छोटी सी जगह किराए पर ले सकेंगे। लेकिन वह नहीं जानता था कि आने वाले कुछ घंटे उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाले हैं। राज्य बैंक की शानदार इमारत आरव के लिए किसी महल से कम नहीं लगी। संगमरमर के फर्श, एयर कंडीशनर की ठंडक और अच्छे कपड़े पहने कर्मचारी, यह सब उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। वह अपनी फटी हुई कमीज और गंदी चप्पलों में वहाँ बेमेल लग रहा था। अंदर घुसते ही सभी की नजरें उस पर टिक गईं। कुछ ग्राहक नाक भौं सिकोड़कर उसे देख रहे थे। उसने चेक काउंटर पर जाकर वह चेक आगे बढ़ाया। काउंटर पर बैठा कैशियर उसे देखकर तुरंत समझ गया कि यह कोई सड़क का बच्चा है। यह क्या है? उसने चेक को हाथ में भी नहीं लिया और घृणा से आरव को देखा। अंकल, यह चेक है, मुझे इससे पैसे चाहिए, आरव ने विनम्रता से बताया, अपनी बहन को और कसकर पकड़ते हुए। कैशियर ने आसपास के अपने साथियों को इशारा किया। जल्दी ही वहाँ 4-5 बैंक कर्मचारियों की भीड़ लग गई। सभी आरव को संदेह की नजर से देख रहे थे। तू ये चेक कहाँ से लाया है? एक वरिष्ठ अधिकारी ने सख्त आवाज में पूछा। उसके चेहरे पर अविश्वास और अहंकार साफ दिख रहा था। एक साहब ने दिया है, मेरी बहन बीमार है, आरव ने सच्चाई से जवाब दिया। लेकिन बैंक वालों को यकीन नहीं आया। उनकी नजर में यह कोई धोखाधड़ी लग रहा था। आरव की गरीबी और चेक की बड़ी रकम के बीच का अंतर उन्हें समझ नहीं आ रहा था। यह चेक चोरी का है, इसे कहीं से चुराया है ये लड़का, एक कर्मचारी ने अपने साथियों से कहा। गार्ड सुरेश को बुलाओ। आसपास खड़े ग्राहक भी इस तमाशे को देख रहे थे। कुछ लोग आरव पर शक कर रहे थे, जबकि कुछ लोगों को लग रहा था कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। गार्ड सुरेश एक मोटा ताजा आदमी था जो अपनी वर्दी में बड़ा शक्तिशाली लगता था। उसकी मूंछें तनी हुई थीं
और चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता था। उसने आरव को देखते ही समझ लिया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। क्या मामला है? उसने अपनी डंडे वाली आवाज में पूछा। ये लड़का नकली चेक लेकर आया है, चोरी का माल है, कैशियर ने बताया। गार्ड सुरेश ने आरव का हाथ पकड़कर उसे खींचा। आरव की छोटी बहन डर से रोने लगी। चल बाहर, यहाँ चोरी चकारी नहीं चलेगी, उसने कहा और आरव को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश की। अंकल प्लीज मुझे सुन लीजिए, ये चेक सच में एक साहब ने दिया है, आरव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बैंक के अंदर का दृश्य देखकर बाहर खड़े लोग भी उत्सुक हो गए। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन निकाले और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ये घटना धीरे धीरे भीड़ का ध्यान आकर्षित कर रही थी। इस बीच बैंक मैनेजर भी वहां आ गया। वह एक मध्यम आयु का व्यक्ति था, जिसके चेहरे पर अहंकार साफ दिख रहा था। क्या समस्या है? उसने पूछा। साहब, यह लड़का चोरी का चेक लेकर आया है, हमें पुलिस को सूचना देनी चाहिए, वरिष्ठ अधिकारी ने सुझाव दिया। मैनेजर ने चेक देखा, यह असली लग रहा था, लेकिन हस्ताक्षर और विवरण सही थे। लेकिन उसने भी आरव की हालत देखकर फैसला कर लिया था। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि एक गरीब बच्चा इतने बड़े चेक का मालिक नहीं हो सकता। पुलिस को फोन करो, उसने आदेश दिया। आरव की दुनिया उसके सामने बिखरती जा रही थी। उसकी छोटी बहन की तबीयत और भी खराब हो रही थी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। 10 मिनट बाद पुलिस स्टेशन से 3 सिपाही आए। राजीव, दिनेश और अक्षय। तीनों ने वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर वह अहंकार था जो शक्ति के नशे में डूबे लोगों में दिखता है। राजीव सबसे वरिष्ठ था। उसने आते ही दृश्य को नियंत्रण में लेने की कोशिश की। उसकी आंखें छोटी थीं और चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता था। क्या मामला है? उसने बैंक मैनेजर से पूछा। साहब, ये लड़का चोरी का चेक लेकर आया है, हमें संदेह है, मैनेजर ने समझाया। दिनेश ने आरव को देखा और तुरंत उसके अपराधी होने का निष्कर्ष निकाल लिया। वह एक लंबा पतला आदमी था, जिसकी नजरें हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में लगी रहती थीं। ये तो पक्का चोर है, देखो इसकी हालत, उसने अक्षय से कहा। अक्षय भी बाकी दोनों से कम नहीं था। वह मोटा था और उसके चेहरे पर हमेशा नफरत का भाव रहता था। उसने भी हामी भरी। राजीव ने आरव का कॉलर पकड़ा और उसे झकझोरा। कहाँ से चुराया है ये चेक? सच सच बता, वरना जेल में डाल दूंगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसकी छोटी बहन की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। बच्ची अब पूरी तरह बेहोश हो गई थी और उसकी सांस धीमी पड़ रही थी। साहब प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, एक अंकल ने यह चेक दिया है क्योंकि मेरी बहन बीमार है, वह रोते हुए बोला। झूठ बोल रहा है, दिनेश ने कहा। इन सड़क के बच्चों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये पक्का किसी का चेक चुरा कर लाया है। इस बीच बैंक के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग सहानुभूति में आरव के पक्ष में बात कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे। सोशल मीडिया का जमाना था, कई लोग लाइव वीडियो बना रहे थे। अक्षय ने आरव के हाथों पर हथकड़ी लगाने की तैयारी की। इसे थाने ले चलते हैं, वहाँ ठीक से पूछताछ करेंगे, उसने कहा। आरव घबरा गया। अगर वह जेल चला गया तो उसकी बहन का क्या होगा? प्लीज साहब, मेरी छोटी बहन को अस्पताल ले जाना है, वह बहुत बीमार है, वह हताशा से चिल्लाया। लेकिन तीनों पुलिस वाले उसकी बात को नजरअंदाज कर रहे थे। बैंक के कर्मचारी भी संतुष्ट लग रहे थे कि उन्होंने एक अपराधी को पकड़वा दिया। गार्ड सुरेश गर्व से सीना फुलाकर खड़ा था, जैसे उसने कोई बड़ा काम किया हो। लेकिन इसी भीड़ में एक महिला खड़ी थी जो इस पूरे दृश्य को बहुत ध्यान से देख रही थी। उसकी तेज नजरों से कुछ भी छुप नहीं रहा था। वह समझ रही थी कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। डीएम राधिका शर्मा उस दिन अपने नियमित निरीक्षण के लिए उस क्षेत्र में आई थी। वह एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी थी, जिसने अपने करियर में तमाम तरह के मामले संभाले थे। उसकी पैनी नजर से यह दृश्य देखकर तुरंत समझ गई कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि एक 12 साल का बच्चा एक छोटी बच्ची को गोद में लिए बेहद परेशान है और उसके साथ बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है। राधिका शर्मा की शख्सियत ऐसी थी कि लोग अपने आप उसके लिए रास्ता बनाने लगे। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में एक तेजी थी जो गलत काम करने वालों को डरा देती थी। वह धीरे धीरे भीड़ के बीच से आगे बढ़ी। उसने देखा कि पुलिस वाले बिना कोई उचित जांच के एक बच्चे को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ? उसने अपनी आधिकारिक आवाज में पूछा। राजीव ने मुड़कर देखा और तुरंत समझ गया कि यह कोई उच्च पदस्थ अधिकारी है। राधिका शर्मा की वर्दी और बैज देखकर वह घबरा गया। मैडम, यह लड़का चोरी का चेक लेकर बैंक में आया था, हम इसे गिरफ्तार कर रहे हैं, उसने घबराहट से बताया। रुकिए, राधिका शर्मा ने खड़ी आवाज में कहा। पहले मुझे पूरी स्थिति समझाइए। उसने बैंक मैनेजर को बुलाया। आप बताइए क्या हुआ? मैनेजर ने पूरी कहानी सुनाई, लेकिन राधिका शर्मा की अनुभवी आंखों ने तुरंत पकड़ लिया कि यहाँ कुछ अनुमानों के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं। क्या आपने चेक की जाँच की है? उसने पूछा। मैडम, चेक तो असली लगता है, लेकिन यह लड़का, मैनेजर ने कहना चाहा। कोई लेकिन वेकिन नहीं, राधिका शर्मा ने बात काटी। अगर चेक असली है तो समस्या क्या है?
उसने आरव की तरफ देखा। बच्चे की आंखों में वह सच्चाई थी जो झूठ नहीं बोल सकती। उसकी गोद में बेहोश पड़ी छोटी बच्ची को देखकर उसका दिल पिघल गया। बेटा, तुम सच सच बताओ, ये चेक तुम्हें कैसे मिला? राधिका शर्मा ने प्यार से पूछा। आरव को लगा जैसे आखिरकार कोई उसकी बात सुनने को तैयार है। उसने पूरी कहानी बताई, कैसे उसकी बहन अचानक बीमार हुई, कैसे उसने एक व्यापारी के पैर पकड़े और कैसे उस आदमी ने यह चेक दिया। राधिका शर्मा ने चेक को ध्यान से देखा। हस्ताक्षर ताजा था, तारीख आज की थी और रकम भी साफ लिखी हुई थी। उसने अपने फोन से चेक के खाता विवरण की जांच करने को कहा। 2 मिनट बाद पुष्टि आई, चेक बिल्कुल असली था और उस व्यापारी के खाते में पर्याप्त रकम भी थी। राधिका शर्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बैंक मैनेजर, पुलिस अधिकारियों और गार्ड सुरेश को देखा। तो यह है आप लोगों की न्याय व्यवस्था? उसकी आवाज में वह गुस्सा था जो सिर्फ एक सच्चे नेता में होता है। एक असली चेक धारक को अपराधी बनाने में आप सभी लगे हुए थे। बैंक मैनेजर का मुंह सूख गया। वह समझ गया कि बहुत बड़ी गलती हुई है। मैडम, हमें लगा कि, उसने कहने की कोशिश की। आपको लगा? राधिका शर्मा ने उस पर गरज कर कहा। आपको लगा कि एक गरीब बच्चा अपराधी है सिर्फ उसकी हालत के आधार पर? यह है आपका व्यावसायिक रवैया? उसने राजीव की तरफ देखा। और आप पुलिस अधिकारी बिना उचित जांच के गिरफ्तारी करने चले थे? राजीव, दिनेश और अक्षय तीनों का आत्मविश्वास हवा हो गया। वे समझ गए कि अब उनकी खैर नहीं। मैडम, हमें बैंक वालों ने सूचना दी थी। राजीव ने बचाव करने की कोशिश की। बैंक वालों ने सूचना दी तो आंख कान बंद करके गिरफ्तार कर देते। जांच का क्या मतलब है? राधिका शर्मा ने तीखे स्वर में कहा। उसने अपने सहायक को फोन किया। तुरंत पुलिस अधीक्षक के कार्यालय को जोड़ो, मुझे इन तीनों अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करनी है। तीनों पुलिसकर्मी के होश उड़ गए। गार्ड सुरेश भी घबरा गया क्योंकि वह भी इस पूरे प्रकरण में शामिल था। राधिका शर्मा ने बैंक मैनेजर को बुलाया। आप इस चेक को तुरंत भुनाइए और इस बच्चे को पूरा पैसा दीजिए। और हाँ, आपके बैंक के इस भेदभावपूर्ण व्यवहार की विस्तृत रिपोर्ट मैं बैंकिंग लोकपाल को भेजूंगी। मैनेजर के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कैशियर को आदेश दिया कि तुरंत चेक क्लियर करके पैसे दे दिए जाएं। अगले ही दिन राधिका शर्मा के आदेश के बाद कार्रवाई शुरू हुई। बैंक मैनेजर को तत्काल निलंबित कर दिया गया। कैशियर और शामिल बैंक कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया। गार्ड सुरेश को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। पुलिस अधिकारी राजीव, दिनेश और अक्षय के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई। उन्हें तुरंत निलंबित कर दिया गया और उनके विरुद्ध दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए। यह घटना पूरे शहर में फैल गई और लोगों ने समझा कि भेदभाव की कोई जगह नहीं है। राधिका शर्मा ने साफ संदेश दिया कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।